बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। एक दो खबरें पाकिस्तान की आपको और इंटरेस्टिंग बता के फिर मैं दुनिया के और हिस्सों की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरलाइंस की बिक्री हुई अभी और कुछ हज़ार करोड़ के अंदर वो एयरलाइन बिक गई। भारत के लिहाज से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जो उसमें बिड हुआ। 4 बिडर आए थे। इन 4 में से एक बिडर फौजी फाउंडेशन था, मतलब आसिम मुनीर की फौज का जो एक फौजी एक ट्रस्ट टाइप का है फाउंडेशन, वो था। वो उससे आ गया बाहर। हमने पहले भी आपको बताया था कि वो बाहर इसीलिए आया क्योंकि अगर वो बोली में जाता और बोली हार जाता तो उसके बाद मान लें कोई जिसने वो बिडिंग जीती, वो जो एयरलाइन चलाएगा, वो मैनेजमेंट बनाता, उसके साथ अगर वो जुड़ना चाहते मैनेजमेंट में तो नहीं जुड़ सकते थे, ये शर्त थी। इसलिए फौजी फाउंडेशन उस बिड से बाहर आ गया। फिर एक प्राइवेट पार्टी ने बोली जीत ली। अब खुलासा ये हुआ है, अब फिर वही आसिम मुनीर, ये आदमी एक वो है, क्या कहते हैं जिसको सर ताकत की हवस होती है, हर चीज पर कंट्रोल फ्रीक, मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं खड़के। ये खुलासा हुआ कि जिस ग्रुप ने ये बिड जीती उसके ओनर ने ये क्लेम किया है कि मुझे आर्मी चीफ ने फोन करके बोला कि ये पीआईए हम किसी और को नहीं देना चाहते, तुम बिड करो। आरिफ हबीब को, राइट, आरिफ हबीब को बोला, उसको फोन करके बोला कि तुम बिड करो, हम तुम्हें जिताएंगे, हम किसी और को देना नहीं चाहते। तो एक तमाशे के लिए, दुनिया के लिए जो है एक दिखाया गया कि ओपन बिडिंग हुई है। प्राइस बता देते 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, इस रेंज के आसपास आपको हम ये सेल करेंगे, इतनी की व्यवस्था आप करके रखो। प्राइस भी पहले बता दीजिए। लेकिन एक एयरलाइन के लिए आर्मी चीफ फोन कर रहा है। सरकार तो भूल ही जाओ, सरकार तो कुछ है नहीं, आर्मी चीफ सीधा फोन कर रहा है। वो सुनिए आप बात। अब देखिए इन्होंने दो बातें कह दी इन्होंने कि एक तो ये कोई फेयर नीलामी नहीं थी और ये आसिम मुनीर ने जिसको चाहा उसको चाबी दे दी अपने हवाई जहाज की कि तू आज से तू उड़ाएगा। आज भाई, आज जैसे होता है ना, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आज से जहाज तू उड़ाएगा, उसको दे दिया। और वो कोई एविएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है जिस ग्रुप को वो गया है। और दूसरा उसने कहा कि इसमें कोई फॉरेन बिड आई ही नहीं, क्योंकि वो एंकर ने सवाल पूछा कि भाई कोई बाहर से आपने किसी विदेशी एयरलाइन को क्यों नहीं दिया, कोई एमिरेट्स है, ये है बड़ी एयरलाइंस है। उन्होंने कहा उन्होंने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। नेशनल एयरलाइंस है पाकिस्तान की, ये हालत है। मगर आसिम मुनीर को हर हांडी में अपना हाथ चाहिए। उसके आगे जो बोला वो आपने क्या सर? उसने कहा कि $10 बिलियन उनके लिए चेंज के बराबर, चेंज करा, जेब से निकाल के दे देता उसको। यूएई की बिड होती तो तुरंत ही तुरंत दे देता। तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लेकिन कोई खरीदने के लिए पाकिस्तान आना नहीं चाहता है। कोई भी, मान लेते हैं हम भी एयर इंडिया को बीट करते और विदेश के यदि कोई आना चाहता, कोई प्राइवेट प्लेयर यदि आकर के चाहता कि हम उड़ाना चाहते हैं तो आ सकता था हमारे यहाँ। लेकिन टाटा एक बहुत बड़े ये था उसका, और टाटा की शुरू की हुई है, और सर टाटा की शुरू हुई थी एक अपना इंटरेस्ट में। पाकिस्तान कोई जाने के लिए तैयार है, वो तो उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मंत्री कह रहा है कि कोई यहाँ आने के लिए नहीं तैयार है। पायलट भाग जाते, क्रू मेंबर भाग जाते प्लेन छोड़ के। इसीलिए आसिम मुनीर को ये कह के किसी को कहना पड़ा कि तुम लो, तुम बिड करो। इसमें एक दूसरा पक्ष भी है, ये भी तो इसका है कि भाई देखिए हम बेच रहे हैं, नेशनलिज्म वाला जो फैक्टर आ गया ना कि भाई हम बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, हम विदेश को नहीं बेच रहे हैं। हो सकता है कि विदेश वाले बेचने की बात पर और पाकिस्तान में उबाल देसी कंपनी इसको खरीद रही है। अब ये जिस ग्रुप ने ये किया है, फौजी फाउंडेशन, उस ग्रुप के साथ कंसोर्टियम में शामिल होगा। मैं पाकिस्तान की खबर बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपको कहा था। और 25% स्टेक अभी भी पाकिस्तान की सरकार के पास है। तो ये दिखाने के लिए ये कर क्यों रहे हैं इनको आईएमएफ ने जो $7 बिलियन के लोन दिए हुए हैं उसकी अगली किस्त जारी करने के लिए ये शर्त है कि तुम डिसइन्वेस्टमेंट करो, अपनी घाटे की कंपनियों को बेचो। उस डंडे पे कर रहे हैं और उसमें भी चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आईएमएफ को कि एक तो घर के आदमी को 75% दे दिया, उसमें फौज जो है हिस्सेदार बन जाएगी और बाकी 25% वो सरकार के पास ही रहेगा। उस दिन त्रिपाठी जी कह रहे थे इतना दिमाग क्यों लगाते हैं आप उनके इकोनॉमिक मैटर्स में। अब तो सर कहानी खुल गई खुद ही। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि दिमाग लगाने जैसा नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ, और इसका भी उपयोग क्या हो रहा है। तो अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी एयरलाइंस चल कितनी पा रही है, तो लगभग 50% कैपेसिटी पे तो वो ऐसे ही रह गई है। उसको चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, हैंगर का वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो कई जगह जो इनके मेंटेनेंस के लिए पैसे हैं वो भी बकाया है।
तो इस एयरलाइंस को भला खरीदेगा कौन? वही खरीदेगा ना जिसको लगेगा चलो ठीक है यार ऐसे कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि वो कौन खरीदेगा, वो खरीदेगा जिसके पास कबाड़ का काम होगा, सेकंड हैंड एजेंसी का काम होगा, कि चलो इसका नट खोल के उसमें, उसका नट खोल के उसके, वो चलाएगा। जो बढ़िया एयरलाइन चलाना चाहेगा वो पाकिस्तान की मार्केट में उतरेगा भी क्यों, ये भी सवाल है, और इसीलिए उन्हीं के आसपास रहेगा, उन्हीं के इर्द गिर्द। अगली खबर आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है इमरान खान की पत्नी को जिन हालात में जेल में रखा गया। इमरान खान के बारे में तो खबरें बहन मिलती है, वकील मिलता है तो आ जाती हैं, उनकी पत्नी उसी जेल में है और तब से ही बंद है जब से इमरान खान है। अब इमरान खान के समर्थक जैसे पाकिस्तान में एक्टिव हो रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार और सेना ऐसा लगता है कि अब इमरान और उनकी पत्नी को टॉर्चर करने के तरह के तरीके ईजाद कर रही है। खबर है कि जेल में बंद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी पर जुल्म किए जा रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि उनको कीड़े मकोड़ों चूहों से भरी एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है, पीने के लिए भी गंदा पानी दिया जाता है। पाकिस्तान की इन अमानवीय हरकतों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार से इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की हिरासत की स्थितियों में सुधार करने और मानवीय रवैया अपनाने की हिदायत दी है। अब ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन शर्म तो उसके पास आए, शर्म तो उसको आए जिसको महसूस होती हो बेइज्जती, ऐसा अक्सर कहते हैं सर। लेकिन ये गंभीर बात है, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर बुशरा वहाँ पर है, महिला हैं, और इस तरह की अमानवीय हरकत, क्योंकि जेल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह का व्यवहार वहाँ पर करें, एक मानवीय व्यवहार की वहाँ पर ज़रूरत होनी चाहिए। इसके लिए किसी दूसरी एजेंसी को कहना पड़े, ये भी एक शर्मनाक बात है। लेकिन आसिम मुनीर साहब की, फिर मुझे याद आया कि इमरजेंसी की कहानी आपने नहीं पढ़ी। इमरजेंसी की कहानियाँ पढ़ते तो जो राजमाता विजया राजे सिंधिया और गायत्री देवी जयपुर राजघराने की जो महारानी, वो तो उस समय राजमाता उस समय होती थी, तो उनके साथ जो बर्ताव किया गया था वो भी कमोबेश ऐसा ही था। तो क्या सर थोड़ा बताइए। गायत्री देवी के खास मतलब उनके लिए तो टॉयलेट्स भी नहीं थे, उनको कहा गया कि आप बाहर जाकर ओपन में जाएं, उस तरह की इस्तेमाल। और वो कमरा ऐसा था जिसमें यही चूहे वाली जो बात आप कर रहे हैं, वो कोठरी, और एक बहुत छोटी कोठरी के अंदर वो सब कुछ किया गया था। तो वो किससे आप देखिएगा, इमरजेंसी के राजमाता के साथ भी ऐसे हुआ था, जो विजया राजे जी उनके साथ भी था। तो 3 बड़े लोग, महिलाएं, उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार वहां पर किया गया, और उसको तो किसी ने, यूनाइटेड नेशंस ने कोई। कल मैंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुना जो इमरान खान से जेल में मिलके आया था, कभी जर्नलिस्ट होगा या वो नेता होगा, जो भी, उसका बयान सुन रहा था। उसने कहा कि ये जो अभी इन्होंने कुछ फोटो वोटो दिखाई ना कि हमने तो जिम के लिए दिया हुआ है, उसके पास अपना रसोई है, बोला सब झूठ है। इमरान खान के पास जेल में एक छोटी सी कोठरी है, बेसिकली बैरक था, उसमें एक सेल है छोटा सा, बाकी बैरक खाली कर दिए क्योंकि इमरान खान ठीक है पूर्व प्रधानमंत्री है, तो इसका मतलब है उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है उसके पास दिन भर बात करने के लिए, आइसोलेशन में है बिल्कुल। एक कमरा है, कोठरी, ऐसी कोठरी जैसी उनकी पत्नी को दी हुई है, और उसमें जैसे हमारे यहाँ आपने फिल्मों में कभी देखा होगा ओपन टॉयलेट्स होते हैं, सोने की जगह भी वही है और टॉयलेट भी वही है, ओपन टॉयलेट दिया हुआ है। लेकिन उसने कहा कि इमरान खान अपने आप को इतना तैयार कर चुका है कि ये जब तक चलेगा, मैं इसको सहने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, और इमरान को फिजिकली वो आदमी इतना फिट है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा कि मैं सह लूंगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर तुम लोग कोशिश करो कि माहौल बने कि मैं बाहर आ पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब एक बयान आपको सुना रहा हूं, ये भी पाकिस्तान के एक पत्रकार का, मेरे पास 1-2 दिन से है, मौका नहीं मिल रहा था, आप आज देख लीजिए और इससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और एक एज अ सोसाइटी पाकिस्तान किन मुश्किलों से गुजर रही है। देखिए, अब इस पे को बात करने जैसा नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद अपने समाज के लिए बोला है 1/3 1 तिहाई 24 करोड़ में से 8 करोड़ उनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टर्ब मतलब कुछ ना कुछ दिमागी उनको समस्या चल रही है। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का हाल है। अरे उस पे काम करो, ये लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसा माहौल पाकिस्तान में है, जो टेररिज्म का माहौल है, जिस तरह की पूरे आंदोलन चल रहा है, जिस तरह की लड़ाई चल रही है, अंदरूनी हालात तो बहुत खराब है ना, और गरीबी जो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की गरीबी है, तो ये प्रॉब्लम होना मतलब जायज मुझे लगता है कि मैं तो कल एक बात सुना था, एक आदमी ने कहा कि सर, एक आदमी ने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से 30,000 रुपया मैं बिजली का बिल भरता हूँ। आप अंदाजा लगा लो। उसने कहा, मैं आप समझ लीजिए कि मैं अपना घर कैसे पाल रहा हूँ। 30,000 रुपए बिजली का बिल भरता हूँ 1 लाख की सैलरी में। बस एक लाइन सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ, ये जो गरीबी है ना पाकिस्तान की, ये पंजाब सूबा में नहीं है। पंजाबी मुसलमान तो संपन्न ही है, उसके गांव संपन्न है। जो गरीबी है वो गरीब कर दिया गया है, सिंध को गरीब कर दिया गया है, बलूचिस्तान को, बाकी पूरा पाकिस्तान। अगले खबर पर एक बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की और ट्रंप मिलेंगे कल।
अमेरिका में बहुत बड़ी खबर, रूस यूक्रेन महायुद्ध के रुकने के आसार दिख रहे हैं। जेलेंस्की ने अपनी तरफ से शांति समझौता अपने एंड पर पास कर दिया था 20 पॉइंट का, और उसके बाद ये वो मसौदा जो है अमेरिका ने पुतिन को दिया। पुतिन की तरफ से उस पर अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन ये बात ट्रंप की कही हुई है। उनसे सवाल हुआ था कि आप जेलेंस्की और पुतिन से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा अब मैं तभी मिलूंगा जब बात आगे बढ़ जाएगी, और अब वो मुलाकात की तारीख आ गई है कल। जेलेंस्की कह रहे हैं मैं ये जो 20 पॉइंट्स हैं मैं इसके लिए तैयार हूं। अब ट्रंप अगर राजी हो जाएं तो ये जेलेंस्की के शब्द हैं, वो तो क्रिसमस कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा न्यू ईयर से पहले कोई बड़ी खबर आ सकती है। तो न्यू ईयर तो ये रहा 3 दिन के बाद। तो क्या अगले 3-4 दिनों में इस युद्ध के सीज फायर के शांति के आसार दिख रहे हैं? माहौल तो ऐसा ही बन रहा है। समीर जी, कल फ्लोरिडा के मारो लागो में मिलने वाले हैं दोनों, और ट्रम्प ने भी एक इंटरव्यू दिया तो बहुत स्पष्ट कहा कि जब तक मैं सहमत नहीं होऊंगा उस 20 सूत्रीय जो जेलेंस्की ने दिया है उसका कोई महत्व नहीं है। मेरा कन्विंस होना बहुत जरूरी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि कई चीजें ऐसी है जिसमें मैं विचार करूंगा। तो अब देखना पड़ेगा कि कल ट्रम्प को जेलेंस्की कितना कन्विंस कर पाते हैं उस बात में। ट्रम्प जो चाहते हैं क्या वो जेलेंस्की उसको लिए कन्विंस होते हैं कि जमीन छोड़ने वाली बात है कि उसमें बहुत जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि हम जमीन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ने वाले। तो अब क्या निकल कर आता है कल देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर दोनों मिल रहा है तो ट्रम्प की कोशिश होगी कि जेलेंस्की को इसका 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाए, और जेलेंस्की भी आ रहे हैं फ्लोरिडा मिलने, तो वे कोशिश करेंगे कि ट्रम्प के साथ उनकी बैठक सार्थक हो और इस पीस का जो फार्मूला है उस पर सहमति बन जाए। अमेरिका जो प्रपोजल दे रहा है उस पर रूस तो आसार है शांति के, हो सकता है कि इसमें बन जाए दोनों के बीच। अगली खबर, लेकिन दूसरा युद्ध जो है वो गाजा और इजराइल वाला शांत हुआ, लेकिन इजराइल अब मुझे अब समझ में अब दिक्कत होने लगी है समझने में कि इजराइल वाकई क्या चाहता है, क्योंकि वो शांत हो ही नहीं रहा है। गाजा में अब नई बमबारी होती है तो अब उसने हिजबुल्लाह पे बमबारी शुरू कर दी है। कौन सा देश हुआ सर हिजबुल्लाह? लेबनान के अंदर है, करता ही रहता है वहां पे। अब उसने कल कहा कि ये हथियारों का अड्डा है लेबनान का, वहां पर उसने जबरदस्त बॉम्बिंग की है। वो तस्वीर आपके सामने दिखा दीजिए एक बार तस्वीर। ईरान का समर्थन से हिजबुल्लाह जो है इजराइल पर खूब वार करता था। तो भी जो गाजा हमास के खिलाफ लड़ाई हुई उसमें हिजबुल्लाह हमास के साथ ही था, लेकिन इनके साथ इनका 2024 में युद्ध विराम का समझौता हो गया था, क्योंकि इन्होंने उसके चीफ को ही मार दिया था, हसन नसरल्लाह को। उसके बाद जो चीफ बना उसको ही मार दिया था। वो एक पेजर वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, हजारों हमास हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं के पास वो लोग पेजर से बात करते थे, फोन नहीं रखते थे। तो इन्होंने पेजर में जो है जिस शायद जर्मनी या यूरोप की किसी कंपनी ने जहां वो पेजर बनाए उसके अंदर अपना एजेंट घुसा दिया, उसके अंदर पता नहीं क्या डाला, वो सारे पेजर एक साथ फट गए, हजारों लोग घायल हो गए एक बार में। लेकिन अब ये दोबारा जो है इसने शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इनसे जुड़ी एक खबर मिली और मुझे लगा इस पर बात हमें करनी चाहिए, अनोखी खबर। और इजराइल किस दूर तक जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, इसका अंदाजा आप लगाइए। ये हम सब के सीखने लायक बात है। एक तो इजराइल अपने किसी दुश्मन को छोड़ता नहीं सर, ठीक, बिल्कुल भूलता नहीं। बिल्कुल। आज कोई मरा, आज इसका कोई आदमी मरा, इसको ये 20 साल लगा देगा ढूंढने में, लेकिन उसको ढूंढ के दुनिया के आखिरी कोने में जाके मारेगा। एक नक्शा दिखाता हूं आपको, एक नक्शा दिखा दीजिए। ये इस नक्शे में सऊदी अरब दिख रहा है आपको, यमन दिख रहा है आपको, एक मिनट जरा नीचे, हाँ, और आपको दिख रहा होगा यमन के नीचे आप आएंगे तो एथियोपिया दिख रहा है आपको। एथियोपिया के थोड़ा सा ऊपर जहां लिखा है उस पर देखेंगे आपको दिखेगा सोमाली लैंड, सोमाली लैंड। सोमालिया के अंदर गृह युद्ध से एक अलग सेपरेट पार्ट बन गया है सोमाली लैंड। दुनिया में किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी, केवल एक देश ने दी, इजराइल ने। दुनिया का एकमात्र देश जिसने सोमाली लैंड को अलग देश की मान्यता दी। क्यों? क्योंकि वो उसको वहां बनाना है सैन्य अड्डा, और उसके ठीक सामने दिख रहा है यमन है ना, उसके जहां हाउथी होते हैं। हाउथियों से भी इनका झगड़ा। हाउथियों से निपटने के लिए एक अलग देश को मान्यता दे दी इजराइल ने। अब यहां मैं अपना कैंप लगाऊंगा, अब बताऊंगा तुमको सर। इस वो तो सारी इजराइल की हमेशा ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो युद्ध का है, और इसीलिए बहुत सारे देश जो हैं उसके साथ उस तरह से खड़े नहीं होते हैं बार बार हर मौके पर। लेकिन क्या होता है कि कभी आपके लिए फायदेमंद होता है तो आप उसके साथ खड़े दिखे। मतलब आपका मतलब कोई हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया के भी और बहुत सारे देश हैं वो खड़े हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक से पहचाना कि वो सोमाली लैंड को मान्यता देने का मतलब वहाँ पर सामने देखिए कि यमन वहाँ पर है, और वो हमास के साथ लड़ रहे हैं, वो गाजा के साथ उसी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं,
और वो इस समय करो सोचने वाली बात है कि यार ये इतना डीप सोचते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट पर, और वो उसी पर लगे रहते हैं कि उसी तरह से किया जाए। नतीजा रेगिस्तान रेगिस्तान को जिस तरह से हरा भरा कर दिया है, वो भी एक बड़ी बात है। इजराइल की पूरी जमीन को, एग्रीकल्चर की जो रेवोल्यूशन है, क्या अद्भुत उन्होंने ये किया। कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग, और कमाल के लोग। एक मतलब जो जिजीविषा होती है ना इंडिया में, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में इजराइल का बहुत बड़ा योगदान। अगली खबर त्रिपाठी जी के इस पर आपका योगदान चाहिए। कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है कि भारत चीन से युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत चीन से जंग लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो खोजते 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 मूल पे पहुंचे कि कहां से आ रही हैं ये बातें। तो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का एक बड़ा अखबार, उसने एक आर्टिकल छापा है, इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। कि एक बिल्डिंग स्प्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री पर लगा हुआ है और अरबों रुपया भारत खर्च रहा है चीन के साथ अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये आपको देखिए, इसके अंदर इन्होंने दावा किया, इन्होंने बड़ी बहुत लंबा आर्टिकल है, टाइम इतना नहीं है तो मैं आपको बताता। इन्होंने लेकिन एक डेटा दिया है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे BRO ही बनाता है चारों तरफ बॉर्डर पर जो भी काम होता है BRO करती है, गजब की ऑर्गेनाइजेशन है। उसका बजट मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने बताया। आप अंदाजा लगाएंगे कि उसका बजट कितना था और कितना कर दिया गया है? 280 मिलियन था 2020 में, और इस साल उसको कर दिया गया $810 मिलियन, मतलब 3 गुना करीब, 3 गुना कर दिया गया बजट BRO का। और इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर, इनका कहना है कि इस 2020 में जब गलवान की लड़ाई हुई थी उसके बाद से भारत ने 60% डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। आज हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है $80 बिलियन, 60% 5 साल में बढ़ चुका है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? सारी सड़कें तैयार कर रहा है, वहां पर एक जोजिला टनल बना रहा है जिससे लद्दाख और कश्मीर तो नहीं कटता, लद्दाख ऊपर कट जाता था बर्फ के उसमें, तो वो जो टनल बन जाएगी वो एक बहुत टेढ़ा काम है वो टनल बनाना, लेकिन भारत वो काम कर रहा है और वो अगले 2 साल में वो टनल बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या ये सब कुछ हम चीन से युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए कर रहे हैं त्रिपाठी जी? देखिए, इस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से भारत को बचना चाहिए, और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स की कल की रिपोर्ट, बाकायदा जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा और चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा, इन तीनों के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। जैसे भारत में दूरदर्शन है, सरकारी चैनल है, वैसे ही वहां सिर्फ सरकारी चैनल होता है, वहां और किसी की गुंजाइश नहीं है। उसने ये कहा कि भारत और चीन के रिश्ते शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद सबसे स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। हम इसको बहुत हाई स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस रिश्ते को देख रहे हैं और लॉन्गेस्ट पर्सपेक्टिव के लिहाज से देख रहे हैं। जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन चैनल है जो हमारे दोनों देशों के बीच में, वो कह रहे हैं कि हमारे सीमा विवाद है। ये सब मैं ग्लोबल टाइम्स और उनके स्पोक्सपर्सन के हवाले से जी जी। एक रिपोर्ट आती है जो अमेरिका हर साल जारी करता है और विशेष करके पेंटागन उसको चाइनीज थ्रेट के तौर पर दुनिया को दिखाता है। ठीक भी है, बहुत हद तक सही है, लेकिन अभी उस रिपोर्ट में मूल रूप से क्या है, ब्रिक्स और SCO समिट के बाद भारत की जो नजदीकी बढ़ी है उसको लेकर थोड़ा सा अमेरिका असहज है। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भारत चीनी भाई भाई इस टाइप के फर्जी वाले जाल में हम फंसे, लेकिन हम इसमें भी न फंसे। भारत सीमा पर अपनी जो क्षमता है उसको विस्तारित कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, क्योंकि हम एंटनी साहब वाली सरकार में नहीं कि एंटनी ने सदन में कहा था कि भैया सड़क अच्छी बनाओगे तो चाइनीज घुस आएंगे। हमने 4000 किलोमीटर की सड़क बना दी, 12 से ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग स्पेस बना दिए, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रिज और पुल बनाए हैं जहां सेना जा नहीं पाती थी। ओवरऑल हम हर तरह से तैयार हैं, जो हमने गलवान में दिखाया, लेकिन हम युद्ध के लिए नहीं तैयारी कर। ये बात के लिए नहीं है, लेकिन युद्ध की तैयारी के लिए। वो आर्टिकल में जो बात आपने कही, कोट किया गया है कि पूर्व में भारत की सरकारों का रुख यह था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर बनाओगे तो चीन तो घुस आएगा तुम्हारे यहां। मोदी सरकार ने सोच को बदला है और वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर स्टेट्स पर बढ़िया बना रहा है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर RSS पर आर्टिकल लिखा, आज बात करने वाला था मैं, भारत में मोदी सरकार में RSS की ग्रोथ, इसकी बात कल कर लेंगे।